हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे उसके कुछ टर्म्स के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे हम मैग्नेटिक मटेरियल का क्लासिफिकेशन, मतलब डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं, और उसके बाद सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम हिस्टैरिसीस कर्व। लेकिन जो इस वीडियो में हम बात करेंगे वो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में रहेगा कि जो हमारे जो मैग्नेटिक मटेरियल हैं उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं हम बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो इसमें करना क्या है हमें कि हमारा एक इलेक्ट्रॉन है और उसमें मूव कर रहा है, तो जो उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि एक सर्कुलर ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन की, इस पर मूव कर रहा है और ऐसे गया और ऐसे नीचे की तरफ आ गया है। तो जो ये हमारा इलेक्ट्रॉन अगर ये ऐसे मूव करेगा तो जो हमारा करंट है वो तो ऐसे मूव करेगा। करंट तो इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट होता है हमेशा। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे करंट की वैल्यू निकालूं तो आई बराबर होता है ई अपॉन टी। ठीक है, ई हो गया चार्ज और टी हो गया हमारा टाइम। अब बात आती है कि जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन है इसमें जब मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो जो इसका एंगुलर वेलोसिटी होगी, एक तरीके से हम बात करें ओमेगा के बारे में, तो जो ओमेगा होती है 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, 2 पाई होता है एंगल और अपॉन होती है टाइम। ठीक है, एंगल वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जो डिस्प्लेसमेंट हमारा हुआ वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। एंगुलर मतलब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो 2 पाई एंगल हो जाएगा, टाइम हमारा टी है। अगर हम यहाँ से टी की वैल्यू निकाल के, मतलब ओमेगा से टी की वैल्यू निकाल के अगर आई में पुट कर देते हैं तो जो आई की वैल्यू वो हो जाएगी ई, और ये हो जाएगा अपॉन में 2 पाई और ऊपर हो जाएगा ओमेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आई। बात करते हैं एरिया के बारे में, तो एरिया सिंपली पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता ही है जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होता है एम, वो होता है करंट इनटू एरिया। ठीक है, तो हमारा एरिया तो हो गया ई ओमेगा अपॉन 2 पाई और एरिया है पाई आर स्क्वायर। इनका मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो जो हमारा ये पाई है इससे ये कट जाएगा, तो जो हमारा बचा है वो रहेगा हमारा ई ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यह जाती है हमारी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू। लेकिन अगर हम इसको मतलब आगे और फर्दर सॉल्व करना चाहें, या फिर एक तरीके से कहें कि अगर यहाँ पे हम प्लैंक्स कांस्टेंट को यूज करना चाहें तो कैसे करेंगे। आपने लोगों ने पढ़ा होगा, जब आपको बोर मॉडल पढ़ाया गया होगा 9th क्लास में, जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है मतलब एम वी आर है, वो हमारा एच अपॉन 2 पाई का इंटेग्रल मल्टीपल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एम वी आर बराबर हो गया एन एच अपॉन 2 पाई, और वी बराबर हमें पता है कि आर ओमेगा होता है। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को लिखना चाहूँ तो जो हमारी एम है वी की जगह हम आर ओमेगा लिख देते हैं, इंटू आर हो जाएगा इज इक्वल टू एन एच अपॉन में 2 पाई। अब यहाँ से मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगी आर स्क्वायर ओमेगा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी एन एच अपॉन 2 पाई इंटू एम। ठीक है, ये हमारी आ गई आर स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू। लेकिन इससे पहले हमने मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू निकाली है वो आई है हमारी 1/2 ई आर स्क्वायर ओमेगा। अब यहाँ पर जो ये आर स्क्वायर ओमेगा है इसकी वैल्यू मैं ऊपर से पुट कर देता हूँ, तो इससे क्या होगा कि जो हमारी एम है मतलब मैग्नेटिक मोमेंट है वो हमारा हो जाएगा 1/2 ई एन एच 2 पाई एम। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ एन बाहर निकाल देते हैं, ये रहेगा एन एच अपॉन में हमारा साथ में हो जाएगा 4 पाई एम। ठीक है, और जो हमारी ये कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब ये ब्रैकेट में हमने वैल्यू लिखी हुई है ये वाली, ये होती है हमारी बोर मैग्नेटॉन, इसी को लिख देते हैं न्यू बी। तो इसका मतलब जो हमारा एम है वो इक्वल हो जाएगा एन इंटू न्यू बी। ठीक है, और न्यू बी की जो वैल्यू है वो है हमारी एन एच ओवर 4 पाई एम। इसी को बोलते हैं हम बोर मैग्नेटॉन। ठीक है,
और अगर आपको उसकी वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू आप बहुत ही इजीली निकाल सकते हो। यहाँ पे हमारा ई और है तो ई से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ई और है। अब क्या हो रहा है, एन को हटाना है हमें यहाँ से, तभी हो गया हमारा जो बोर मैग्नेट्रॉन जो वैल्यू आएगी वो हमारी यहाँ पे निकल के फाइनली आ गई है। अब इसके बाद ये तो थी हमारी मतलब बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू हमारी मैग्नेटिक मोमेंट के साथ निकल के आ गई है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि जो हमारी कुछ और टर्म्स होती हैं, जैसे कि आपने वहाँ पे जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थे वहाँ पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक तरीके से जो हमारा फोर्स है वैक्यूम में और अपॉन में डिवाइड कर देते हैं, फोर्स इन मीडियम, एक डेफिनेशन वहां से आई थी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से बना सकते हैं, कैपेसिटेंस से बना सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर ऐसे ही कुछ टर्म्स हैं तो उनको हम पढ़ेंगे। जो पहली टर्म है एक है हमारी मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। और जो हमारी मैग्नेटिक परमेबिलिटी है ये हमारे रिलेटिव की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और जो हम इसके लिए जो फॉर्मूला हमारा निकल के आता है, जो हमारा फॉर्मूला उसी से हमें डेफिनेशन बनानी है, ये बात आपको याद रखनी है। जैसे जैसे फॉर्मूला लिखा हुआ है वैसे वैसे आपको डेफिनेशन लिखनी है। इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं म्यू आर से, एज इक्वल टू उसकी वैल्यू होती है बी डिवाइडेड बाई बी नॉट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी किसी मीडियम में निकालें और मैग्नेटिक फील्ड हम किस फिर वैक्यूम में निकालें, उन दो का जो रेशियो आएगा वो हो जाएगी हमारी म्यू आर, मतलब रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड इन एनी मीडियम divided by magnetic field in vacuum, or it is defined as the ratio of magnetic field in the vacuum to the magnetic field in vacuum। ये आप इसको इजीली ऐसे लिख सकते हो, ये होगी इसकी सिंपल डेफिनेशन। अब यहाँ पे अगर हम बात करें यूनिट के बारे में तो यूनिट जो होगी तो वो यूनिट तो हो जाएगी नो यूनिट, क्योंकि यूनिट तो उससे कोई बनेगी ही नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, तो जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, जो यूनिट है वो भी कैंसिल आउट कर लेंगे, तो ये हमारी डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। ये थी हमारी मैग्नेटिक परमेबिलिटी। और अगर इसी को हम और आगे यूज करना चाहें, इसको और लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ म्यू आर इज इक्वल टू म्यू ओवर म्यू नॉट, ठीक है। ये भी इसके लिए एक फॉर्मूला बन जाता है, क्योंकि जो हमारा बी है उसमें तो म्यू आ जाएगा, बी नॉट में म्यू नॉट हमारा आ जाएगा, जो फॉर्मूले में रखेंगे। तो ये हमारी आ जाती है रिलेटिव परमेबिलिटी। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो आपने पढ़ा है बी वही है। इसको जो डिफाइन करने का तरीका है वो कई, मतलब अगर आपको जितने फॉर्मूले याद हैं आप हर फॉर्मूले से अलग अलग इसको इजीली डिफाइन कर सकते हो। तो बेसिकली जो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं हमारा बहुत ही सिंपल है, वो है कि एफ इज इक्वल टू होता है वी क्रॉस बी के साथ क्यू, ठीक है। इसी को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब मान लेते हैं कि अगर चार्ज हमारा 1 कूलम हो जाए, ठीक है, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड हो जाए, एंगल अगर हमारा 90 हो जाए, तो उस केस में जो हमारा एफ है वो बी के इक्वल हो जाएगा, सही है। आप वैल्यू पुट कर देना तो एफ की वैल्यू बी के इक्वल आ जाएगी। अब यहाँ से डेफिनेशन बनाए, तो यहाँ पे जो आपको डेफिनेशन बनानी है वो लिखनी है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है बी वो हमारा न्यूमेरिकली इक्वल होता है फोर्स के। यहाँ पे न्यूमेरिकली इक्वल आपको वर्ड यूज करना है, अगर आप डायरेक्ट लिख दोगे इज इक्वल टू द फोर्स तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप डेफिनेशन को गलत लिख रहे हो। यहाँ पे आपको शब्द यूज करना है वो है न्यूमेरिकली इक्वल, मतलब न्यूमेरिकली इक्वल है इसके, मतलब जो वैल्यू आएगी वो सेम है, डायमेंशन सेम नहीं होगी, यूनिट सेम नहीं होगी। तो न्यूमेरिकली इक्वल होता है फोर्स के जब हमारा एक
कूलम चार्ज, मतलब अगर चार्ज 1 कूलम है, वो हमारी 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली मूव करता है। ठीक है, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। और चार्ज है हमारा एक यूनिट, एक 1 कूलम चार्ज 1 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के जब परपेंडिकुलरली मूव करेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, वो न्यूमेरिकली फोर्स के इक्वल हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो इसके बाद बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट है हमारा मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। तो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर देते हैं हम H से। ठीक है, और जो हम इसमें वैल्यू जो इसकी निकल के आती है B, जो हम लिखते हैं B नॉट, वो हो जाती है म्यू नॉट इंटू H। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, तो अगर भाई यहाँ से अगर आप H की वैल्यू निकालो तो ये हो जाएगी बी नॉट अपॉन में म्यू नॉट। और बी नॉट क्या है हमारा? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, और म्यू नॉट क्या है? मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन में अगर आप मैग्नेटिक परमेबिलिटी से डिवाइड कर दो, और ये आपको याद रखना है कि जो हमारी फील्ड है वो वैक्यूम में निकाल रहे हैं, तो जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है वो भी हमारी वैक्यूम वाली ही यूज करेंगे। इन दोनों का जब आप डिवाइड करोगे तो जो रेशियो आएगा वो हो जाएगी हमारी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मतलब H बन जाएगी। और इसके साथ साथ हम अगर लिखना चाहें तो एक हम इसे आई के फॉर्म, जो हमारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती है जो हम आगे पढ़ेंगे उसके साथ हम इसे रिलेट कर सकते हैं। तो पहले इसे पढ़ लेते हैं, तब इसे उसके साथ रिलेट कर देंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट, वो है हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम आई से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट बन रहा है, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, दैट इज m पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो उसको मैं लिख देता हूँ मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। उसका जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं इसी को फर्दर अगर यूज करना चाहूँ या फिर इसको और सिंपलीफाई करना चाहूँ तो मैं आई को लिखा है मैंने एम ओवर वी। ठीक है, तो ये हमारा मैग्नेटिक पोल है, जो हमारे डाइपोल मोमेंट है, इसको लिख सकता हूँ एम इंटू 2l। एम होता है हमारा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, 2l हो गई उसकी लेंथ, जो हमारा मतलब डाइपोल है उसकी लेंथ हो गई। वॉल्यूम को लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा एरिया, ए हो गया, ये ए का मतलब एरिया है। ठीक है, और 12 हो गया इसकी लेंथ, तो इसका मतलब हो गया एम ओवर ए, मतलब मैग्नेटिक पोल इंड्यूस्ड पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये भी इसकी एक वो डेफिनेशन बन जाएगी। यहाँ से आप इसको बता सकते हो कि इसकी जो हमारी वैल्यू आएगी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की, वो मतलब पोल स्ट्रेंथ हमें पता हो और हमें एरिया पता हो, तो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, तो यूनिट क्या बन जाएगी? तो ये हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट और अपॉन में वॉल्यूम। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का होता है हमारा करंट इनटू एरिया, और नीचे है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मतलब हो गया एरिया इनटू लेंथ। ठीक है, तो करंट अपॉन में लेंथ, तो इसका मतलब हो गया हमारा एम्पियर मीटर इनवर्स। ठीक है, बाकी जो मैंने बीच में लिखा है ये आपको सिर्फ केवल बताने के लिए है, और जो इसकी यूनिट बनेगी वो हो जाएगी एम्पियर पर मीटर। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जो हमारे लास्ट है, और लास्ट बता रही है हमारी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं काई से।
ठीक है, इसको लिख देते हैं CHI होती है काई, और मैग्नेटिक की है तो इसे M से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वैल्यू होती है इसकी I/H। I क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और H क्या है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। इसका मतलब इन दोनों का अगर हम रेशियो निकाल रहे हैं तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमें मिल जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। अब ये हमारे जो 5 जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई इनको आपको याद रखना है, इनमें से कोई डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, डिपेंडिंग ऑन मतलब क्वेश्चन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। उसके बाद जो हमारा एक छोटा सा रिलेशन है, जो हमारी ये काई एम आई है, ठीक है, अगर मैं इसको म्यू आर के साथ रिलेट करना चाहूँ तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, उस पर हम उसको मतलब डेराइव करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का वो है रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी दैट इज म्यू आर रिलेटिव है एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दैट इज काई एम। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को लिखना चाहूँ तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बी नॉट प्लस में बी एम। इसका क्या मतलब है, जो हमारी बी नॉट है ये तो हमारी होगी वैक्यूम की वजह से, ठीक है, जो बी एम है ये हो गई हमारी मैग्नेटाइजेशन की वजह से, मैग्नेटाइजेशन की वजह से जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर क्रिएट होगी वो हो जाएगी बी एम। अब इसके बाद जो हमारा बी है, बी को मैं बी लिख देता हूँ, और जो हमारी ये बी नॉट है इसको लिख देता हूँ म्यू नॉट इंटू एच, और जो ये बी एम है इसको लिख सकता हूँ मैं म्यू नॉट इंटू आई। आई होती है हमारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं कुछ कॉमन लूँ तो मुझे मिल जाएगा एच प्लस आई, ठीक है। अब एच और आई में जो हमने रिलेशन पहले पढ़ा है, मतलब अभी जो जस्ट पहले ही पढ़ा है, वो ये है कि काई इज इक्वल टू होता है आई अपॉन एम, सॉरी काई इज इक्वल टू आई अपॉन एच, ठीक है, ये होता है एम। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई को मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ काई एम इंटू एच। तो जो हमारी बी की वैल्यू है वो हो जाएगी म्यू नॉट, और ये हो जाएगी हमारी एच प्लस काई एम इंटू एच, और एच अगर मैं यहाँ से कॉमन निकाल दूं तो ये बन जाएगी हमारे पास 1 प्लस काई एम, ठीक है। लेकिन हमें अभी एक चीज और चाहिए, वो है हमारी म्यू आर, ये वाली वैल्यू ये भी चाहिए। बाकी जो हमारी ये काई एम है ये तो हमारी निकल के आ चुकी है। अब इसके बाद हमें जो करना है वो ये है कि जो हमारे बी है अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो म्यू एच लिख सकता हूँ, और ये हो जाएगी म्यू नॉट एच, और ये हो जाएगा 1 प्लस काई एम, ठीक है, ये हमारा। अब यहाँ से अगर मैं कुछ कैंसिल करना चाहूँ तो इससे इसे कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। और अगर यहाँ से लिखूँ तो ये हो जाएगा म्यू अपॉन म्यू नॉट इक्वल टू 1 प्लस काई एम, और जो ये वाली वैल्यू है हमारी इसको मैं लिख सकता हूँ म्यू आर, मतलब रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो उसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो म्यू आर है वो हो गई हमारी 1 प्लस काई एम, ठीक है। ये आ जाता है इसका फाइनल रिजल्ट, मतलब ससेप्टिबिलिटी में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो रिलेटिव परमेबिलिटी हमें मिल जाती है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, वहाँ पे डाई पैरा फेरो वो जो भी हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।